हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। भाई जेई मेन जनवरी बहुत ही नज़दीक आ गया है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरे के पूरे नंबर ज़रूर लेकर आने हैं। देखो यार, जेई मेन 2025 को अगर हम ठीक से एनालाइज करें तो हम देखेंगे जनवरी में जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए ना, और जो जनवरी 2024 में जेई मेन में सवाल आए थे उनमें लगभग कोई भी मैच नहीं कर रहा था। बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज किए हुए थे, डिफरेंट क्वेश्चंस थे। उसी तरह की चीज हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी पहली चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि 2025 में जो आया है ना जनवरी में, जरूरी नहीं है कि वही सेम रेप्लिकेट हो, क्योंकि एनटीए की ये कोशिश रहती है कि बार बार नए कॉन्सेप्ट आए, नए कॉन्सेप्ट आए। यानी पिछले एक साल पे निर्भर नहीं हो सकते। जब पिछले कई सालों के पीवाईक्यूज को ठीक से एनालाइज करके हम ढंग से सवालों को करते हैं तो हमारा काम बन जाता है। देखो यार, आज का जो मास्टर सेशन है ना, ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रस है, इसके अंदर जूस है, ठीक है। तो इसको ढंग से रिवीजन के पर्पस के लिए अपने को यूज करना है। और इस मिनिमम टाइम में, बेयर मिनिमम टाइम में हम बहुत कुछ रिवाइज करने वाले हैं। तो हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। आप बस अपना कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि ठीक से इस सेशन को एब्जॉर्ब कर सके। देखो, पूरे सेशन को हमने क्या कर रखा है, वेरियस कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आप जानते हो जीओसी, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म से लगभग दो क्वेश्चन तो हमारे पक्के होते हैं। या तो उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं कई बार। तो सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम रिएक्शन वाले पार्ट को डील करने वाले हैं। चलो यार, बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले से ही भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने जिन भी प्रभु को याद करिए, उनका नाम लिखिए एंड फुल जोश में लाइक करिए खुद के लिए। अगेन सभी को राधे राधे। लेट अस स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जीओसी, आईपीएसी, आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं ना, वो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव के एप्लीकेशन पार्ट से ज्यादा आते हैं। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एरोमेटिसिटी जो होती है, एंटी एरोमेटिक कब होता है, नॉन एरोमेटिक कब होता है, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, यानी एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म में भी अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। यानी जीआई का कैलकुलेशन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, कायरल सेंटर है या नहीं है, या कितने कायरल सेंटर हैं। आइए सीधा हम क्वेश्चंस के थ्रू एप्लीकेशन देखते हैं तो मजा आएगा। देखिए, इंडक्टिव से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन रेजोनेंस में आ जाता है डायरेक्टली कि पूरा कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है कि नहीं, या पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल को आप नोटिस करोगे। तो जब आप इस एग्जाम्पल को नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे पूरे कंपाउंड में, चेक करो मेरे साथ साथ, क्या पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है? थिंक अबाउट इट। आप देखेंगे पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं हो रहा, इतने पोर्शन में कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन का मतलब है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, ऑल्टरनेट पोजीशन पे या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए या कोई चार्ज होना चाहिए। या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए या चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए। चार्ज या लोन पेयर या पाई बॉन्ड। अब आप देख सकते हो, यहाँ पाई बॉन्ड आया, सिग्मा बॉन्ड आया, फिर पाई बॉन्ड आया, फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इधर देखिए, सिग्मा बॉन्ड के बाद क्या आया, फिर यहाँ पे चार्ज आया, वेरी गुड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। तो यहाँ तक कॉन्जुगेशन है, पर पूरे में कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये पहला था अपना की कॉन्सेप्ट। डन हो गया पहला की कॉन्सेप्ट कि पूरे सिस्टम में रेजोनेंस हम किस तरीके से चेक करते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है, अगला क्वेश्चन आ जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे सामने जब दिए जाते हैं, आरएस दिए जाते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने में सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है वो चेक करना होता है हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर सिस्टम में हमें टोटल पाई बॉन्ड्स देख लिए और ये अगर ज्यादा है तो यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये 4 5 हमारे पास है, ए बी सी डी ई। इन सभी में चेक करिए आप, सभी के सभी पाई बॉन्ड्स मैक्सिमम किस में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, और आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड है। यानी जहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है वो तो नेचुरली लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू जहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। अब 2 पाई बॉन्ड इन तीनों में है, तो अगला फैक्टर क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे चार्ज। यानी न्यूट्रल जो होता है वो चार्ज से ज्यादा स्टेबल होता है। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला वाला है ये न्यूट्रल है, ये दूसरे वाला चार्ज है, ये दोनों चार्ज हैं, ठीक है। तो ये सेकंड फैक्टर है। यानी सबसे पहले हम फिल्टरिंग करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से।
तो इसमें सबसे विजेता कौन हो गया? ये जो पहला है, ए तो सबसे ज्यादा बेटर हो गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, दोनों ही चार्ज हैं। जब दोनों ही चार्ज हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है, फिर हमें देखना है कि चार्ज कौन से पॉइंट पे आया। हमने देखा कि यहाँ पे चार्ज है ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और O पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है बिकॉज O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है ना, तो इसलिए A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा। अब D और E में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दोनों में 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज की पोजीशन अलग है, यहाँ पे N पे नेगेटिव, यहाँ पे O पे नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, यानी E इज मोर स्टेबल देन D। तो आपने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कंपैरिजन में सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स चेक करना, सीक्वेंस में लगाना होता है। फिर हमें देखना होता है अगर पाई बॉन्ड्स इक्वल आ गए तो हमें देखना होता है कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा चार्ज है। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। और फिर हमें देखना होता है कि अगर दोनों में चार्ज आ रखा है तो चार्ज की पोजीशन कहाँ है। तो जब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा तो चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब दैट स्पीसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। आइए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट है प्लस एम माइनस एम का। देखो यार, प्लस एम माइनस एम, प्लस आर माइनस आर में स्लाइड सा डिफरेंस होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्वेश्चन एक ही तरह से आएगा तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ग्रुप प्लस आर या प्लस एम शो करता है या माइनस एम? देखो, प्लस एम का मतलब, प्लस का मतलब है ऐड करना, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बेंजीन पे OH लगा है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। जब पाई बॉन्ड के साथ डायरेक्टली लोन पेयर लगा है तो लोन पेयर का रिपल्शन होगा, वो पाई बॉन्ड को पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा पाई बॉन्ड नीचे की तरफ। जब ये यहाँ डिस्प्लेस होगा तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी? फ्री होगी, जिसको देख के ऑक्सीजन बड़ा खुश हो जाएगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा। यानी आपने देखा कि जब बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो क्या शो करेगा? प्लस एम शो करेगा। यही प्लस एम का शॉर्ट ट्रिक भी है। बेंजीन या किसी भी कंपाउंड से अगर डायरेक्टली लोन पेयर जुड़ा है, जो एटम जुड़ा है उस पर लोन पेयर है, मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। ये लॉजिकली भी सेट है, शॉर्ट ट्रिक भी आप याद कर सकते हो डायरेक्टली। तो OH, OCH3, NH2, OCH डबल बॉन्ड CH2, ये सब क्या शो करते हैं? प्लस एम शो करते हैं। वहीं पे अगर बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप पे पाई बॉन्ड जुड़ा है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ना, इट विल बी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, यानी जो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है उस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो प्लस एम की वजह से रिंग में आता है नेगेटिव चार्ज और माइनस एम की वजह से रिंग में आता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। पर लॉजिकल सी बात है, इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्लो होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, यानी क्या शो किया? माइनस एम। तो माइनस एम का शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई? माइनस एम को पहचानना बहुत ही सिंपल है। बेंजीन से जुड़ा हुआ मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखिए COOH में C के कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। अगर मैं CHO की बात करूं तो वहां पे भी C के साथ O आएगा। अगर हम कीटोन की बात करें तो भी C के साथ O आएगा। तो मल्टीपल बॉन्डेड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब माइनस एम, और अगर ग्रुप पे सीधा लोन पे लगा हुआ है मतलब प्लस एम। अब यहाँ पे हेलोजेंस का केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, हेलोजेंस के केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हेलोजेंस लोन पेयर है इनके पास, यानी ये प्लस एम तो शो करते हैं, लेकिन हेलोजेंस का आप सभी को याद होगा कि रिस्पेक्टिव पीरियड्स में उनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है बेटा? हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट होता है, इसलिए इनका -I डोमिनेट करता है, यानी हेलोजेंस जो है ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। लेकिन बाकी सब में ऐसा नहीं है, बाकी सब में रेजोनेंस यानी जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, एम इफेक्ट है, वो डोमिनेट करता है, लेकिन हेलोजेंस में दे आर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहीं पे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। जो भी ये सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये सारे रिंग को क्या कर देते हैं? जोश में भर देते हैं, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शंस करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं? दीज OH ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग। और यहीं पे जो माइनस एम शो कर रहे हैं, ये क्या है? दीज आर डीएक्टिवेटिंग, रिंग के जोश को कम कर रहे हैं, रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं, क्योंकि रिंग के अंदर चार्ज कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग की
जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो गया, रिंग की रिएक्टिविटी कम हो गई, है ना। यहाँ पे लेकिन हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, ने डोनेट भी किया लेकिन विड्रॉ भी तो किया ना, तो दे आर डिस्पाइट शोइंग प्लस एम दे आर डीएक्टिवेटिंग। तो ये एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, प्लस एम, माइनस एम, ये हमें पता होना चाहिए। और यहीं पे आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी पता होना चाहिए। जितने भी ग्रुप्स प्लस एम शो करते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी जब बेंजीन की रिएक्शंस होती है, एरोमेटिक रिएक्शंस होती है ना, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आता है भाई, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कई सारी रिएक्शंस तो होती नहीं, जैसे कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, नाइट्रेशन नहीं होती है ना। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन खासतौर पे नहीं होती, नाइट्रेशन तो हो सकती है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकती। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जब नहीं हो सकती, लेकिन जब नाइट्रेशन होगी, हेलोजिनेशन होगी, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। हेलोजेंस जो है प्लस एम शो करते हैं, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है। तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट एक साथ हमने देखे, प्लस एम, माइनस एम, ठीक है। एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग क्या होता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको आगे होंगे। आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 4। यहाँ पे देखिए ये तीन कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बोकेटायन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, और इस पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यानी यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे भी चेक करोगे तो यहाँ पे 6 अल्फा एच आएंगे। आप वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हो सवाल को करने के लिए। तो अब इन तीनों की स्टेबिलिटी अगर मुझे कंपेयर करनी है तो मुझे इंडक्टिव से नहीं करनी, मुझे यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से करनी है। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे तब होगा जब यहाँ कार्बोकेटाइन के साथ अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन बेटर होगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अल्फा एच चेक करो कहाँ पे है भाई, ये जो 3 डिग्री टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन है यहाँ पे हमारे पास अल्फा एच मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 9 अल्फा एच है, तो इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, फिर बी का और फिर ए का। अब बी और ए में दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम थे, फिर भी बी क्यों जीता, क्या आप सोच सकते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, यहाँ पे बी जो है वो इसलिए जीता क्योंकि दोनों में अल्फा एच सेम थे, पर यहाँ इथाइल ग्रुप्स का इंडक्टिव जो है वो ज्यादा है, प्लस आई ज्यादा है, इस कारण वो जीत गया। तो जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो हमने कंपैरिजन किया इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। यहाँ पे सिग्मा तो फील्ड होता है, ये जो अल्फा एच है यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड होता है, और पी ऑर्बिटल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होता है, वेकेंट होता है, दिस इज वेकेंट। तो ये सिग्मा पी कॉन्जुगेशन हमें हाइपर कॉन्जुगेशन में पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आईपीएससी से रिलेटेड। देखो आईपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन में एक कॉमन नेमिंग से रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, जिनको भी कॉमन नेम से प्रॉब्लम है आप सर्च करिएगा विनीत खत्री सर मिनी शॉर्ट, वो आपको लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, कॉमन नेम्स के लिए। बाकी आईपीएससी नेम जब आते हैं ना तो उसके अंदर पॉली फंक्शनल ग्रुप बहुत बड़े बड़े नहीं आते, मतलब बहुत सारे ऐसा नहीं होता 4 5 6 आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। या तो एरोमेटिक नेमिंग आती है, या पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स आते हैं, या एल्कीन एल्काइन आते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो एल्कीन एल्काइन साथ में मिक्स कर देंगे, या हमारे पास 2 या 3 मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, या हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग आएगी। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हमें इसका नाम देना है। अब जब इसका नाम देना है तो हमें प्रायोरिटी टेबल, सीनियरिटी टेबल पता होनी चाहिए। तो हमने देखा भाई कि यहाँ तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये राजा है, ये जीत जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो बिल्कुल लोकेंट की तरह यानी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, यानी उसमें प्रीफिक्स आगे लगता है। तो ये जो कीटोन है इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, या इसको कीटो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करते हुए हम ये जो पर्टिकुलर कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का इसको प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग करेंगे इस तरीके से, इसका नाम क्या आ जाएगा, 4-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, 4-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगेन हमारे राजा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों क्या हो गए, जूनियर हो गए, ठीक है। अब ये जब जूनियर हो गए इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबरिंग के हिसाब से कि ये OH के लिए यूज होता है हाइड्रोक्सी, और CHO के लिए यूज होता है फॉर्माइल,
ठीक है। अब फॉर्माइल या मिथेनॉइल का हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल वैलिड है, फॉर्माइल या मिथेनॉइल। और OH के लिए क्या यूज करोगे? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कार्बन है, CHO का कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आया, CHO का कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आया, इसी से हमें समझ में आ गया कि भैया हम इसको फॉर्माइल बोलेंगे, इसको ऑक्सो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो। की कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखते हैं। की कॉन्सेप्ट नंबर 6 है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिक से क्वेश्चन आ जाता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो आपको जमूरा दिखाई दे रहा है, ये है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है? देखो, एरोमेटिक के अंदर पहली चीज तो ये, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं रिंग के अंदर, रिंग होनी बहुत जरूरी होती है, लेकिन रिंग के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं? तो आप देखिए, ये स्पीसी भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 2 एंड 3। ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ लोन पेयर है। तो आप देखेंगे कि एरोमेटिक में ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को हकेल रूल में भी कन्वर्ट कर दिया गया, जो 4n+2 रूल है उससे कनेक्ट कर दिया गया। तो आप सिंपली लेकिन पेयर्स देख सकते हो, अगर ऑड पेयर्स आ रहे हैं और रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है, तो पहली चीज रिंग होनी चाहिए, रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, है ना। यहाँ पे देखिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। तो रिंग होनी चाहिए, रिंग के बाद रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए, और फिर पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? ऑड पेयर होना चाहिए। ऑड पेयर होती है एरोमेटिक है, लेकिन यहीं पे अगर इवन पेयर हो गया तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, यानी हाईली अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक मतलब हाईली अनस्टेबल। अब इसमें एक खास केस है जिससे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है, पीछे के क्वेश्चंस में दिया है। ये है सीओटी। सीओटी मतलब साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इसका रियल शेप ना कुछ ऐसा होता है, टब में एंजॉय कर रहा होता है, ये टब शेप का होता है, यानी नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होने की वजह से चाहे यहां कॉन्जुगेशन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो कॉन्जुगेशन होने के बावजूद रेजोनेंस नहीं हो रहा, बिकॉज प्लेनर नहीं है, तो ऑर्बिटल्स में ठीक से ओवरलैप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड डिस्पाइट इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 4, यानी इवन, ये एंटी एरोमेटिक ना होके क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक हुआ। दिस इज नॉन एरोमेटिक, तो ये हमें सीओटी आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम जो फ्यूज रिंग्स हैं उस वाले फ्यूज रिंग्स वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, और यहाँ पे भी सेम हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर देख सकते हैं। सीधा आप चेक करो कितना पेयर्स है, एक बार वीडियो को पॉज करो, चेक करो कितना पेयर्स है, और रेजोनेंस कंप्लीट है क्या? तो आप देखोगे रेजोनेंस कंप्लीट है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 पेयर्स, यानी ऑड पेयर्स। और ऑड पेयर्स शॉर्ट ट्रिक समझ गए, ऑड पेयर्स मतलब एरोमेटिक। चलो भाई, अब चलते हैं जिंदगी में आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट नंबर 7 जो है, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो यार, एक एसिड स्ट्रॉन्ग कब कहलाएगा? एक एसिड स्ट्रॉन्ग तब कहलाएगा, एक एसिड स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएंगे, है ना। एक एसिड स्ट्रॉन्ग तब कहलाएगा, मैं सही से ब्राइटनेस वगैरह सब सही, जब H+ निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। यानी यहाँ पे सारा गेम है, हमें सबसे पहले पहचानना है कौन सा वो हाइड्रोजन है जो हमें निकालना है, रिलीज करना है। ठीक है, नॉर्मली वो मेंशन भी कर दिया जाता है सवाल में कि भाई ये हाइड्रोजन निकालना है। अब H+ को निकालने के बाद क्या आएगा भाई? माइनस चार्ज आएगा, माइनस आएगा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये जितना स्टेबल होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। H+ निकालो और जो एनायंस बनते हैं इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। अब सीधी बात है यार, अगर एनायन है तो ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, जैसे कि CH3 मान लो शो कर रहा है +H +I, या OCH3 शो कर रहा है +M, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे भाई? डिस्टेबलाइज करेंगे ना। तो नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। लेकिन यहीं पे NO2 जैसा ग्रुप अगर हुआ जो -M शो करता है या -I, डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है वो देखना है हमें। तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो डोमिनेटिंग जिसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है,
वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और जो डोनेशन करता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। इस बेसिस पे आप एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे सवाल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फिनॉल्स है, अब यहाँ पे देखिए NO2 है और OCH3 है। ऑब्वियस सी बात है NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन OCH3 घटाएगा। उसके बाद जैसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो एसिटाइल एसीटोन है, इसका पर्टिकुलर ये जो हाइड्रोजन है, ये निकालना हमारे लिए सबसे फ्रूटफुल है, क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों C डबल बॉन्ड O जो है वो -M शो करेंगे, जिससे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा और घूम के रेजोनेंस करके दोनों ऑक्सीजन पे भी जाके स्टेबलाइज होगा। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि कहाँ से H+ निकल के स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम होता है स्क्वायरिक एसिड। आप सभी ने सुना है इसका नाम? अगर सुना है तो जल्दी से फुल जोश में लाइक करो। स्क्वायरिक एसिड, ये स्क्वायर है और ये काफी एसिडिक है। इसमें सबसे पहला H+ जब निकालते हो कोई भी, तो H+ निकालने के बाद जब नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे एक तो रेजोनेंस भी बहुत अच्छा होता है, प्लस ये नेगेटिव चार्ज के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, यानी आयन डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। ये आयन है और यहाँ पे डाइपोल है, तो यहाँ H+ निकालना बहुत फ्रूटफुल है, ठीक है। और ये बहुत एसिडिक है, अच्छा खासा एसिडिक है। इसी तरीके से एसिड बेस रिएक्शंस भी होती हैं, जिसमें हमारे सामने कोई स्ट्रॉन्ग बेस दिया जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, H को ढूंढता है कि मैं H कहाँ से निकालूं। तो बेस क्या करता है, बेस का काम है जिंदगी में एसिडिक H को निकालना। तो वो H+ को निकालता है, और H+ को निकाल के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, और इससे फायदा क्या होता है, इससे रिंग क्या बन जाती है, एरोमेटिक बन जाती है। तो इस तरह की एसिडिक बेस रिएक्शंस बड़ी पावरफुल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें एरोमेटिक स्पीसी क्रिएट हो जाए, है ना। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8। इट इज रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे अच्छा बेस कौन? देखो लुईस के हिसाब से सबसे अच्छा बेस वो जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी अपना लोन पेयर रेडिली दे पाए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बने वो काफी स्टेबल बने, ठीक है। सिंपल शब्दों में आपको बस इतना देखना है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा कहां पे है। तो यहाँ पे जो पहला केस है, ये बिल्कुल फ्लैगशिप केस है जो एनसीईआरटी में दिया है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेटिक अमाइंस का ये है 2 डिग्री अमाइन, ये है हमारा प्राइमरी अमाइन, और ये है हमारा 3 डिग्री अमाइन। अब इसका ऑर्डर जो बेसिक स्ट्रेंथ का होता है जी, वो ये होता है 213, है ना। ये 213 जो ऑर्डर होता है, ये एक्वस फेज में पानी की प्रेजेंस में होता है। लेकिन यही ऑर्डर अगर गैसियस फेज में बात करें, तो गैसियस फेज में ऑर्डर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, 3 to 1 रहता है। कब? गैस फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे इसके रीजंस होते हैं, पर अगेन उतना डेप्थ में हम जा नहीं सकते। यहीं पे अगर हमारे पास मिथाइल की बजाय इथाइल हो जाएगा, तो ये ऑर्डर तो सेम रहेगा, लेकिन ये वाला ऑर्डर 213 की बजाय 231 हो जाएगा। तो मिथाइल की बजाय इथाइल है तो 231 हो जाएगा, और ये हमें याद रखना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब उसके बाद ये जो एरोमेटिक बेसिस है, ध्यान से देखो, ये हमारा एनिलीन है, ये हमारा बेंजामाइड है, ये हमारा पायरॉल है। इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, यानी जो एलिफेटिक बेसिस है उनसे बहुत ही कम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इनका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। भाई देखो ध्यान से, ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये वाला लोन पेयर तो एरोमेटिक लूप का हिस्सा है, यानी एरोमेटिसिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पायरॉल और एनिलीन में पायरॉल की बेसिक स्ट्रेंथ तो और भी कम हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, जो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसका नाम है गुआनिडीन, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ये एरोमेटिक, ये जो एलिफेटिक बेसिस है ना हमारे मिथाइल अमाइन, ये सब इन सब से भी ज्यादा बेसिक होता है। और उसका रीजन क्या होता है, ये दोनों NH2 का प्लस एम, ये जो NH2 है इसका भी प्लस एम है, इसका भी प्लस एम है। इन दोनों के प्लस एम की वजह से ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इतना बढ़ जाता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो गुआनिडीन जो होता है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। क्लियर है मैटर? ओके, चलो अब चलते हैं जिंदगी में आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो यार, यहाँ पे मान लीजिए कभी कभी NaHCO3 आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, बेसिक एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। इसका यूज होता है कि ये फिनॉल के साथ तो रिएक्शन नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करता है, बिकॉज इट इज अ वीक बेस। तो यहाँ से H+ को ग्रैब कर लेता है, इससे एफरवेसेंस क्रिएट होती है, क्योंकि CO2 गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पे HCO3 जब H को ले लेता है, तो बच्चों यहाँ बन जाता है H2CO3, और C स्टार मान लो ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, तो ये बहुत जल्दी CO2 गैस को विद रेडियो एक्टिव कार्बन रिलीज करता है।
तो यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि कार्बन जो आया वो बाइकार्बोनेट से आया है, वो बेंजोइक एसिड से नहीं आया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है और एक टेस्ट की तरह काम करता है टू डिफरेंशिएट फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। उसके अलावा अगला की कॉन्सेप्ट होता है हमारे सामने, जिसमें कार्बोकेटायन या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाता है। देखो, कार्बोकेटायन हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएचर है, ठीक है। अब कार्बोकेटायन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसकी स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है एरोमेटिसिटी। अगर वो एरोमेटिक हो गया तो भैया मौज हो गई, है ना। तो एरोमेटिसिटी के बाद अगला फैक्टर आता है रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस, ठीक है। और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर आता है इंडक्टिव। और समझ रहे हो, और लीस्ट स्टेबल कौन होता है, एंटी एरोमेटिक। तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी आती है एरोमेटिसिटी में, फिर रेजोनेंस में, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में, फिर इंडक्टिव में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर केस है ये एक स्पेशल केस है जिसमें जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल, इसका स्टेबिलिटी स्लाइटली ज्यादा होता है बेंजाइल से। ये बेंजाइल केटायन है, ये एलाइल केटायन है, ठीक है। बेंजाइल और एलाइल में बेंजाइल थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, एज यू कैन सी क्लियरली, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर बेंजीन पे प्लस जुड़ा है तो ग्रुप कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए, विड्रॉइंग होना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं इस बारे में? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए, OCH3 जैसा होना चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बोकेटायन को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब यही जो बातें अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता, कार्बन आयन होता, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता, क्योंकि कार्बन आयन को चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। आइए अब देखते हैं की कॉन्सेप्ट नंबर 11। देखो, ये डीबी जो होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ऑर्गेनिक के पेपर में मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाता है, इसका यूज तो आ ही जाता है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये की फॉर्मूला है C+1 माइनस ऑफ H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। यहाँ X नंबर ऑफ हेलोजन होता है, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, N नंबर ऑफ नाइट्रोजन होता है। इस बेसिस पे हम किसी का भी मान लो डीबी निकालना चाहते हैं, मान लो इसका निकालना चाहते हैं C9H16NOCl, तो यार C+1 कितना होगा, देखो 9+1, ठीक है, माइनस ऑफ H प्लस एक्स, तो हाइड्रोजन कितने हैं 16 है, X कितना है, हेलोजन कितना है 1 है, नाइट्रोजन भी कितना है 1 है, डिवाइड बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 10 माइनस 8 कितना आया, 2 आया भैया, यानी इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, 2 आया। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, तो हमें अंदाजा लगता है कि इसके स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं। जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या 2 डबल बॉन्ड होंगे, है ना, या रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड होगा, या 2 रिंग्स भी हो सकती है। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हमें पता लगता है कि हम मतलब कितने स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो दैट इज हाउ ये की कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी रहता है। अब देखते हैं की कॉन्सेप्ट नंबर 12, ये आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन। इसमें अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये कायरल सेंटर है और हमारे पास ये पाई बॉन्ड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अगर हमें पता है कितने सिस्टम जीआई शो कर रहे हैं और कितने कायरल सेंटर हैं, तो हम सिंपली 2 की पावर में n लगा सकते हैं, यानी उन सिस्टम्स को ऐड करके n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 सिस्टम्स हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरह का सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। बस हमें इसमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ जीआई हो रहा है, कहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स में यही दो जीआई और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है उनको काउंट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आप चेक कर सकते हो कि ये सिस्टम जीआई शो नहीं करता, क्योंकि जब डबल बॉन्ड में एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप्स सेम हो जाते हैं, दोनों हेलोजेंस हो गए, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, एक सिस बन सकता है, एक ट्रांस बन सकता है। अब यहाँ पे ए, बी और सी में अगला की कॉन्सेप्ट है टू आइडेंटिफाई इनैंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर। देखो, इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर चेक करने के मल्टीपल वेज है। वन ऑफ द वे इज कि हम कायरल सेंटर पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, एक तरीका ये है। और भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं, है ना। जैसे विदाउट आरएस निकाले मैं ट्रिक आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे कायरल सेंटर्स है, आप देख सकते हो ये क्लोरीन डैश में है और ये वेज में है। जब एक क्लोरीन डैश में है और उसी पॉइंट पे वो वेज में है, तो यानी उनका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आएगा।
तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी है, R है तो इसका S है, या अगर इसका S है तो इसका R आएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है, अगर हम इसको देखें तो इस कार्बन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेज में, ये भी वेज में, दोनों सेम है, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। तो बेसिकली फंडा ऐसा होता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन एक कार्बन पे तो अपोजिट आ रहा है, एक पे सेम आ रहा है, तो वो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज होंगे, यानी डायस्टेरियोमर होंगे। जब कॉन्फ़िगरेशन ना तो एग्जैक्टली सेम है ना एग्जैक्टली अपोजिट है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर। लेकिन ए और सी को देखिए आप, ए और सी को अगर वीडियो पॉज करके आप चेक करोगे एक बार, तो यू विल सी कि ए और सी आपस में क्या है, इनैंशियोमर है। उनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन सा इनैंशियोमर है, कौन सा डायस्टेरियोमर है। चलो रिवीजन में आगे बढ़ते हैं। कई बार कंसेप्ट जो आ जाता है वो कुछ ऐसा आ जाता है, आपसे पूछ लेता है कितने कंपाउंड्स कायरल हैं या कितने कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं। उसके लिए हमें या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना होता है, और ये अगर कंपाउंड में नहीं है, ना तो पीओएस है ना ही सीओएस है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कहलाएगा। बाकी इसके अलावा भी शॉर्ट ट्रिक होता है, जब कंपाउंड में एग्जैक्टली एक सेंटर कायरल होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, एग्जैक्ट एक सेंटर कायरल होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है और कायरल कंपाउंड भी कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब एक सेंटर कायरल है उसमें कभी भी पीओएस कभी भी सीओएस नहीं आता भाई, नहीं आता कभी भी, डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन अगर कंपाउंड्स में जहां से देखो इसको, ये कायरल सेंटर नहीं है, तो वो पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल होगा। इसमें स्पेशल केसेस हैं जैसे कि क्यूमलीन्स, एलीन वगैरह, स्पायरो पॉलीफिनाइल्स, उनमें बिना कायरल सेंटर के भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं कुछ केसेस में, लेकिन उनको उनके क्वेश्चंस नॉर्मली कम आते हैं। हाँ, तो अपने को बस पता होना चाहिए उनके बारे में भी, पर इन जनरल ये जो शॉर्टकट से इनसे हमारा काम बन जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आ जाते हैं, जैसे कि मान लो आपको कंपाउंड दिया है और पूछ लिया कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, या कितने sp3 कार्बन है, या कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो आप कर ही लोगे। जैसे यहाँ पाई बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं आप चेक कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 1 पाई बॉन्ड है और यहाँ 1 पाई बॉन्ड है। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना मतलब सिंपलेस्ट होता है और बिल्कुल मतलब फ्री के नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। अब हमारे सामने हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कर रहे हैं फ्लो चार्ट से। तो ये सारी रिएक्शंस हम रिवाइज कर लेंगे फ्लो चार्ट से, तो आप साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा। जैसे हमें अगर एल्केन की बात करें, तो एल्केन में हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिससे क्वेश्चन बनता भी है, वो है फोटो हेलोजिनेशन। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि फोटो हेलोजिनेशन में जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं खास तौर पे, तो ऐसे केस में हमारा जो हायर डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो मेजर बनता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा 3 डिग्री बनाऊंगा तो वो मेजर बनेगा। अब देखो ये एल्कीन है, और एल्कीन पे जो रिएक्शन होती है, या तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, दो तरह की चीजें होती है। मेनली मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास ये एल्कीन दिया है, HBr डला, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूटा और ये जो पर्टिकुलर कार्बन है यहाँ कार्बोकेटायन बना, और यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो गया। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, पर यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ वो ऑलरेडी जितना स्टेबल बन सकता है उतना है। लेकिन यहीं पे जब HBr की प्रेजेंस में पेरोक्साइड यूज करोगे, यानी R2O2 यूज करेंगे, मान लो पेरोक्साइड, या हमारे सामने फोटोन दिया होगा, लाइट दी होगी, तो यहाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा, यानी ऊपर से रिवर्स हो जाएगा। इसका रीजन है कि यहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनना ज्यादा फेवरेबल होता है। तो जो मार्कोनिक ऑफ में आपने किया, उससे दूसरे कार्बन पे आप ब्रोमीन लगाओगे, ये तरीका है इसका। यहीं पे अगर डाइल्यूट H2SO4 हमारे पास है, डाइल्यूट का मतलब वाटर एक्सेस में है, तो यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, तो अगेन सबसे पहले पाई बॉन्ड टूट के पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर वाटर जब अटैक करेगा तो यहाँ पे अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड, है ना, पानी अटैक करेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। यहीं पे अगर हम NBS का यूज करते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, तो ये करता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, यानी ये जो कार्बन है एलाइलिक, इस पॉइंट पे लगा देगा ब्रोमीन, बेंजाइलिक कार्बन पे भी ये ब्रोमीन लगा देता है। ठीक है, Br का मतलब यहाँ पे है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट केमनोफोर। ठीक है,
जो पिंक कलर का होता है, और इस रिएक्शन में पिंक कलर सॉल्यूशन का डीकलराइज हो जाता है। तो एक टेस्ट की तरह काम भी करता है एल्कीन एल्काइन के लिए। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट के, इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन। दो OH ग्रुप यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे Br2CCl4 लिया तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है शुरू में, वो कलर डिसअपियर हो जाता है। तो ये भी इट इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, पाई बॉन्ड तोड़ो, दोनों पे ब्रोमीन लगा दो। यहीं पे अगर Br2 के साथ पानी दिया हुआ, ब्रोमीन वाटर दिया है, तो ब्रोमीन वाटर में डिफरेंस बस इतना आएगा कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगा के आपको OH इधर लगा दें। मार्कोनिकॉफ में आपको याद होगा, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, मार्कोनिकॉफ रूल में स्टेबल कार्बोकेटायन बना लो, है ना। और स्टेबल कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव पे जिंदगी में क्या आता है, माइनस आता है। यानी इलेक्ट्रोफाइल पे कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है। तो वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल। इससे प्रूव हो रहा है कि वाटर कहाँ आएगा, जहां प्लस चार्ज है। तो इससे आपको याद भी रहेगा कि प्लस चार्ज कहाँ है और वाटर कहाँ पे आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगला रिवीजन। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एल्कीन दिया हुआ है। ठीक है, एल्कीन दिया हुआ है, इस एल्कीन में हमें यहाँ पे OH लगाना है। अब यहाँ पे OH लगाने के लिए कौन सी रिएक्शन करेंगे, तो एक तो हम मार्कोनिकॉफ एडिशन करके डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हो, जो भी किया था हमने, या आप यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन यूज कर सकते हो। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जा सकता है मरकरी एसीटेट। मरकरी एसीटेट के साथ वाटर यूज किया जाता है, और उसके बाद NaBH4 के साथ OH नेगेटिव यूज किया जाता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ OH माइनस का यूज किया जाता है। तो ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर मैं OH यहाँ लगाना चाहता हूँ, यानी अल्कोहल बनाना चाहता हूँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ करना चाहता हूँ, तो यहाँ बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप यहाँ B2H6 ले सकते हो या BH3 ले सकते हो, उसके साथ THF लेना जरूरी है। और B2H6 के बाद यहाँ पे आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 OH- लेना होता है। तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में अल्कोहल बनता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। अब यहीं पे अगर हमारे पास एल्काइन है और एल्काइन पे मुझे कीटोन लगाना है, यानी यहाँ पे वाटर ऐड करना है, तो इसके लिए बड़ी फेमस रिएक्शन है, जिसको कुचरोव रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें Hg2+ के साथ डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है, यानी HgSO4 के साथ मरकरी सल्फेट के साथ डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है। कभी कभी सिंपली Hg2+ H+ भी दे दिया जाता है। अब यहाँ क्या होता है, ये जो एल्काइन है पहले एल्कीन में कन्वर्ट होता है और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ OH आता है, लेकिन ये इनॉल हाईली अनस्टेबल है, तो वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो कि कैसे इसको बनाना है। पहले इनॉल बना लो मार्कोनिकॉफ एडिशन करके, फिर उसको कीटो में कन्वर्ट कर दो। चलो अब चलते हैं जिंदगी में आगे। देखिए यहाँ पे एल्कीन एल्काइन की कुछ रिएक्शंस हैं जो बड़ी ही खास है, जैसे कि हॉट केमिनोफोर का रिएक्शन आ जाता है। ओजोनोलाइसिस जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है रिडक्टिव, जिसमें ऑक्सीजन के ओजोन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है, जैसे कि डाइमिथाइल सल्फर, या जिंक के साथ वाटर यूज किया जा सकता है, या जिंक के साथ कोई एसिड लिया जा सकता है। ये है रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहीं पे O3 के साथ अगर H2O2 लिया जाए या कोई परऑक्सी एसिड लिया जाए, तो वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या करोगे, अगर आप रिडक्टिव कर रहे हो, जैसे ये केस है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस RO का, तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, और जहां से वो ब्रेक हुआ, जहां से वैलेंसी फ्री हुई, वहां पे डबल बॉन्ड O को प्लेस कर दोगे। सिंपल। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बहुत आसान है। ब्रेक द पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ कार्बोनिल कंपाउंड बना दो, मौज हो गई। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का यूज करो। लेकिन यहीं पे अगर ऑक्सीडेटिव है, तो फर्क ये पड़ेगा कि कीटोन को कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट विल बी एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखिए, हॉट केमिनोफोर में भी सेम फंक्शन होता है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हुआ। तो अगर आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस आ गया, तो यहाँ पे आपको हॉट केमिनोफोर का काम भी आपका हो गया। अब यहीं पे अगर हमारे सामने एल्काइन है और एल्काइन में हमें रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव करना है, तो क्या करोगे। देखो, रिडक्टिव करने के लिए अगेन सबसे पहले एल्काइन का डबल बॉन्ड तोड़ दोगे। डबल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड्स तोड़ दोगे, तो ये बीच का बॉन्ड तो बचेगा ही। अब जो वैलेंसी यहाँ पे फ्री हुई, वहां पे लगा दोगे डाइकार्बोनिल, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहीं पे अगर ऑक्सीडेटिव करोगे, तो फर्दर इसको ब्रेक करोगे,
ब्रेक करके दोनों तरफ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी उधर भी। तो यहां तक बनेगा हमारा रिडक्टिव के अंदर और ये बनेगा हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ये है पार्शियल रिडक्शन। अगर हम चाहते हैं ये जो एल्काइन है ये बन जाए सिस टू एल्कीन, सिस फॉर्म में बने, और अगर हम चाहते हैं ये ट्रांस बने तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिएजेंट होते हैं बड़े ही खास। ये होता है पॉइजन्ड पैलेडियम। पॉइजन्ड पैलेडियम H2PD के साथ, पैलेडियम के साथ BSO4 जब लेते हैं तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है पैलेडियम की, और जब रिएक्टिविटी कम हो जाती है तो ऐसे केस में ये डबल बॉन्ड पे आके ही रुक जाता है और सिस कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने आ जाता है। लेकिन यहीं पे जब सोडियम लिथियम के साथ लिक्विड NH3 लिया जाता है तो ऐसे केस में ट्रांस कंपाउंड हमारे सामने बनता है, राइट। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस पर्टिकुलरली बड़ी ही खास इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हमें यहां पे देखना है एल्काइल हैलाइड्स का इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए एल्काइल हैलाइड्स में ना नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन होती है। देखिए एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, इन सब में मेनली सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है। SN1, SN2, E1, E2 ये मेजर रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या बनता है, कैसे होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो आप सामने वीडियो को पॉज करके एक बार इतने कन्वर्जन में कौन सा रिएजेंट लगेगा वो भी सोच सकते हो। फ्लोरीन लगाने के लिए, आई लगाने के लिए, एल्कीन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको आप सोच लीजिएगा। यस, देखो आई लगाने के लिए यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होती है जो बड़ी ही खास रिएक्शन है। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में यहाँ पे क्या होता है, एक हेलोजन की जगह दूसरा हेलोजन आता है, और आप देख सकते हो डैश है पहले और डैश से क्या आ जाता है, वेज आ जाता है, ठीक है। डैश से वेज आ जाता है मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। इस रिएक्शन का नाम क्लियर होना चाहिए, फिंकलस्टीन। देखो एनसीईआरटी ने जिन भी रिएक्शंस के नाम दिए हैं वो नाम आपको ठीक से आने चाहिए, ठीक है। वो नाम अगर सामने है उससे क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं कि गेटरमैन कोच कौन सी है, फिंकलस्टीन कौन सी है, स्वार्ट्स कौन सी है, रेमर टीमन कौन सी है, एल्डोल कौन सी है, समझ रहे हो, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई लगाने के लिए हम यूज करते हैं NaI के साथ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है एसीटोन। यहीं पे अगर हमें फ्लोरीन लगाना है, ठीक है, देखो डैश की बजाय वेज है यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे हम रिएक्शन का यूज करते हैं, इसका नाम बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर AgF, हग करो सबको, Ag, Hg, Sb और कोबाल्ट, इनके फ्लोराइड यूज होते हैं, इन सबके फ्लोराइड यूज होते हैं, Hg2F2, SbF3, AgF, है ना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है AgF, हग करो सबको। अब ये कोई भी किसी को एडवाइस नहीं करेगा लेकिन याद रखने के लिए ठीक है ना, AgF, हग करो सबको, तो इससे आप याद रख सकते हो, है ना। अब विद समय आई थिंक मुझे ये शॉर्टकट चेंज करना पड़ेगा। यहीं पे अगर मुझे एलिमिनेशन चाहिए और पाई बॉन्ड यहां लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, ध्यान से देखिए, अगर ये लेफ्ट में लगाना है तो ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट है यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। और अगर इसको हमें मेजर बनाना है तो ऐसे केस में हमें बेस बल्कि लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। तो बल्कि बेस में हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, बल्कि बेस में हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं जिंदगी में थोड़ा सा और आगे, आइए देखते हैं अगला कन्वर्जन। ये तीनों के तीनों कन्वर्जन आप ट्राई करो, जल्दी से खुद से ट्राई करो कि जो अगले कन्वर्जन्स हैं ये कैसे होंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, यहाँ पे थिंक अबाउट इट। देखो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन करके पाई बॉन्ड बीच में लगाना है। जब बीच में लगाना है तो यानी ये नॉर्मल सिडजेफ एलिमिनेशन है। जब नॉर्मल सिडजेफ एलिमिनेशन है तो हम नॉर्मल अल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं, नॉर्मल अल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं। यहीं पे अल्कोहलिक की बजाय अगर मैं एक्वस KOH यूज करता हूं तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है। सॉल्वेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अल्कोहलिक मीडियम में अल्कोहल क्या होता है, एक बड़ा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एलिमिनेशन फेवर होता है। यहीं पे अगर मैं OCH3 लगाना चाहता हूं तो थोड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि उसमें एलिमिनेशन का प्रोडक्ट भी बनेगा, पर इसके लिए न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, यही जो दिया हुआ है यही न्यूक्लियोफाइल हमें लेना पड़ेगा, CH3ONA। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत सारी पॉसिबल होती हैं, SN1 SN2 पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें हमें कॉमनली ये ध्यान रखना है कि SN1 हमारा जो सॉल्वोलाइसिस होता है यानी वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, है ना, एसिड के साथ रिएक्शन हो गया,
तो SN1 में जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होता है, यानी 3 डिग्री का रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। और रेट से बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सोलुलाइसिस के बजाय अगर SN2 हमारा है नॉर्मली, तो उसमें उल्टा होता है, उसमें 1 डिग्री का रेट हाईएस्ट होता है और 3 डिग्री का लोवेस्ट होता है, क्योंकि सारा गेम स्टेरिक क्राउडिंग का है। स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पे जितनी कम होगी उतना ही रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन काफी कॉमनली बनते हैं। अब चलते हैं इससे आगे, अल्कोहल की रिएक्शंस को रिवाइज करते हैं। देखो अल्कोहल की रिएक्शंस को रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हो कि ये करने के लिए हमें कौन से रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे। तो देखो अल्कोहल्स में अगर मुझे यहाँ C डबल बॉन्ड लगाना है तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन OH में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ PCC का, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज कर सकता हूँ, या कॉपर हीट यूज कर सकता हूँ, है ना। CrO3 का भी यूज कर सकता हूँ CH2Cl2 के साथ। अगर मुझे यहाँ क्लोरीन लगाना है तो एक बहुत ही फेमस रिएजेंट है SOCl2। थायरल क्लोराइड यूज कर सकते हो या PCl5 यूज कर सकते हो। इसमें SOCl2 के बारे में खास बात बताई जाती है कि यहाँ पे SO2 और HCl निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, जो गैसियस होते हैं, और गैसियस होने की वजह से ये एस्केप कर जाते हैं बहुत इजीली, जिस कारण ली चैडले प्रिंसिपल की वजह से रिएक्शन किस में जाती है, फॉरवर्ड में जाती है। अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है एलिमिनेशन। तो अगर यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन करना है, इसको निकालना है, तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H+ ले सकते हो, H3PO4 ले सकते हो और हीट कर सकते हो। NCERT में पर्टिकुलरली H3PO4 दिए, तो H3PO4 को आप ध्यान रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट टाइम पे NCERT बेस्ड काफी क्वेश्चंस मतलब आते हैं, तो साथ साथ आप NCERT रिवाइज करें, अच्छा रहेगा। अब मान लो आपको इसको ऑक्सीडाइज करना है, आपको यहाँ पे COONA बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, डायरेक्टली इसको पूरा ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। देखो पहले तो ऑक्सीडाइज होके ये कीटोन में ही कन्वर्ट होगा, पर ये जो कीटोन है इसको फर्दर अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो क्या करना होगा, तो हम हॉट KMnO4 का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं बनेगा, हॉट KMnO4 का यूज करोगे तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो देयर इज अ वे, आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, किसी के दिमाग में आए? आप यहाँ पे यूज कर सकते हो NaOI, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हो ना भाई। भाई आयोडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर अगर आप 4 मोल्स ऑफ I2 प्लस 5 मोल्स ऑफ NaOH ले लो तो काम हो जाएगा ना आपका। पहले ये कीटोन में कन्वर्ट होगा और फिर इसके साथ साथ आयोडोफॉर्म बन जाएगा प्लस CHI3, येलो कलर का PPT बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन्स के थ्रू, कन्वर्जन्स इज अ गुड वे टू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है। तो कन्वर्जन्स के थ्रू आप रिवाइज करिए। चलते हैं आगे। अब हमारे सामने है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अब देखते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन कैसे करेंगे। आप सामने इसको देखें, थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके एक बार सारे के सारे। यस एवरीवन, देखिए यहां पे अगर हम देखते हैं तो अगर मुझे रिड्यूस करना है, ध्यान से देखिए ये एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो होता है LiLH4, वो एसिड को कन्वर्ट कर देगा सीधा अल्कोहल में, ठीक है। यहीं पे अगर मुझे Cl लगाना है, OH की जगह Cl लगाना है, तो मैं PCl5 का यूज करूंगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर देगा। अगर यहीं पे मुझे एनहाइड्राइड बनाना है तो मैं इसी के 2 यूनिट यूज करूंगा, लेकिन साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट लूंगा P2O5, हीट कर दूंगा उसके साथ। अगर मुझे अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना है, अगर मुझे अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना है, तो यहाँ पे एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, इसका नाम होता है HVZ। आपको करनी होगी यहाँ पे HVZ रिएक्शन, यानी हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के साथ आप Br2 यूज करोगे और फिर आप वाटर डालोगे, यहाँ पे यूज करोगे रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 और उसके बाद सेकेंड स्टेप में वाटर डालोगे। अब इसके बाद ये जो पर्टिकुलर कन्वर्जन है ये कीटोन्स की है ना। एल्डिहाइड कीटोन्स अगर हमारे सामने है तो एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या क्या बनेगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करके सोचिए, फिर मैं आपको बीच में रिएजेंट बताऊंगा कौन कौन सा यूज कर सकते हो। चलो भाई, पहले केस में साइनोहाइड्रिन बन रहा है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, KCN के साथ H+ यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरीली डेल्टा प्लस पे।
कार्बोनिल कार्बन के डेल्टा प्लस पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स में इन जनरल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। यहीं पे अगर आपको ऑक्साइन बनाना है तो आप क्या यूज करोगे, NH2OH, अमोनिया डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सिल अमाइन। आप रिवर्स भी जा सकते हैं, आप सिंपली इसको ब्रेक करके यहाँ हाइड्रोजन दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको बनाना है हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, तो यहाँ पे आप हाइड्राजीन यूज करोगे, NH2NH2, ठीक है। आपको याद होगा थोड़ा सा कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करते हैं तो H2O को रिमूव कर देते हैं। अगर मुझे आयोडोफॉर्म बनाना है तो क्या यूज करूंगा मैं यूज करूंगा NaOI। आयोडोफॉर्म बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मिथाइल कीटोन होना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मिथाइल कीटोन है। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हमें बनाना है एसिटिक एसिड, तो हमने बात करी थी हम हॉट केमिनोफोर यूज कर सकते हैं। हॉट केमिनोफोर में पहले क्या होता है, इनॉल बनता है हाई टेम्परेचर पे, और वो इनॉल जैसे नॉर्मल एल्कीन रिएक्शन करता है उसी तरीके से रिएक्शन करता है, और फाइनली हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ ये सी डबल बॉन्ड हट ही जाए, सी डबल बॉन्डो की जगह सिंपली ये CH2 रह जाए, तो अब यहाँ दो बड़ी फेमस रिएक्शन आती हैं सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए। एक तो हमारी आती है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, है ना, और वुल्फ किश्नर के अलावा कौन सी आती है एक दूसरी, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन एक में यूज होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में यूज होता है ZnHgHCl, यह है क्लेमेंसन रिडक्शन। और वुल्फ किश्नर के अंदर क्या होता है, NH2NH2, हाइड्राजीन यूज होता है, N2H4, उसके साथ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एल्कली KOH यूज होता है, ठीक है। दोनों में C डबल बॉन्ड हो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं अगला पर्टिकुलर रिवीजन। नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं, यस। अब ये कन्वर्जन हमें करना है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस कन्वर्जन को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें दो यूनिट कंबाइन हो रहे हैं कीटोन के, और ये कंबाइन होते हैं OH माइनस के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन बड़ी ही पावरफुल है, फेमस है, इसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। इसमें सिंपली क्या होता है, ये जो कीटोन है एल्डोल रिएक्शन में, इसका अल्फा H यहाँ से निकलता है बेस के प्रेजेंस में, और ये जो दूसरा कीटोन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, जिसपे अटैक करता है सिंपली। तो एक नया बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अल्फा बीटा पोजीशन पे ये नया सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हो जाता है, ये एल्डोल रिएक्शन है। फर्दर इसको हीट करते हैं तो अल्फा बीटा पोजीशन पे वाटर निकल के अनसैचुरेशन आ जाता है, और एल्डोल कंडेंसेशन लाइक हमेशा लाइक एवरग्रीन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन में हमारे सामने यहाँ तो एल्कोहल दिख रहा है आपको, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिख रहा है, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, एक ही कंपाउंड की हो रही है, यानी ये क्या रिएक्शन हुई, ये हुई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं केनिजारो रिएक्शन, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड अगर मैं एल्कली यूज करूं KOH या NOH, और उसके साथ अगर मैं हीट करूं तो एक यूनिट एल्डिहाइड का जिसमें अल्फा H नहीं होना चाहिए, जीरो अल्फा H, नो अल्फा H, वन ऑफ द यूनिट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड उसी का एक यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन से हमारा एसिड बनेगा उसका सॉल्ट, और रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला रिवीजन। अब हमारा अगला रिवीजन जो है ये है भैया अमाइंस का। देखो अमाइंस की जो रिएक्शंस है, इसमें सबसे खास रिएक्शन जो है, एक तो है ये जिसमें NH2 कन्वर्ट हो जाता है NC में। अमाइन को अगर हमें NC में आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो बड़ी फेमस रिएक्शन है 1 डिग्री अमाइन को कन्वर्ट करने की, जिसमें कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, याद आया नाम का, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। भाई क्लोरोफॉर्म प्लस KOH का जब यूज करते हैं तो एक कार्बिन बनता है जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, और CCl2 का जब रिएक्शन करते हैं NH2 के साथ तो एक एक करके HCl निकलता है, और यहाँ पे फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनता है। अब ये जो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनता है ये बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस में नहीं बनता है। अगली रिएक्शन, यहाँ पे हमें डिफरेंट कंपाउंड लेना पड़ेगा। देखिए ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, अगर इसकी बात करें तो ये है थैलिमाइड। ध्यान से देखिए सभी के सभी, ये है थैलिमाइड, और थैलिमाइड को कन्वर्ट किया जा रहा है 1 डिग्री अमाइन में। तो 1 डिग्री अमाइन का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। अब गैब्रियल थैलेमाइड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इस एसिडिक H को निकालना पड़ता है, यानी कोई ना कोई बेस यूज करना होता है NaOH वगैरह।
उससे N पे नेगेटिव आता है और फिर वो एल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ रिएक्शन करता है, जिससे यहाँ हाइड्रोजन की बजाय आ जाता है R, और फिर होता है इसका हाइड्रोलिसिस, जो प्राइमरीली हम एल्कलाइन कराते हैं नॉर्मली, जिससे ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं दोनों के दोनों, और यहाँ RNH2 बन जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये RNH2 यहाँ क्रिएट हो जाता है। तो पहले हाइड्रोजन की बजाय R, और फिर यहाँ हाइड्रोलिसिस के बाद RNH2 अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शन की खास बात ये है कि ये हमें 1 डिग्री अमाइन ही देगा, और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड भी हमारे पास 1 डिग्री ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 डिग्री होगा तो यह SN2 हो नहीं पाएगा। तो SN2 रिएक्शन करने के लिए RX जो है वो 1 डिग्री या मैक्सिमम 2 डिग्री तक चलेगा, 3 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगली बहुत ही खास रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्डों को हटा के यहाँ पे RNH2 लगाना चाहता हूँ, यानी एक कार्बन कम करना चाहता हूँ, तो ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है। इसका नाम है HBD, मतलब हैप्पी बर्थडे नहीं भैया, ये है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेड हो जाता है ये, C डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाता है, और ये रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं Br2 प्लस NaOH। 1 मोल ऑफ Br2 4 मोल्स ऑफ NaOH या KOH यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, तो यहाँ पे NaOBr भी दिखाया जा सकता है या KOBr भी दिखाया जा सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आइए अब रिवीजन करते हैं एरोमेटिक रिएक्शंस का। देखो, एरोमेटिक रिएक्शंस में सबसे पहले प्रिपरेशन होता है बेंजीन का। बेंजीन का प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब हमारे पास 3 यूनिट्स होते हैं एल्काइन के, और इनको आयरन या कॉपर की रेड हॉट ट्यूब के अंदर आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इसके 3 यूनिट अलाइन हो जाते हैं आपस में इस तरीके से, 3 यूनिट हैं, और ये तीनों यूनिट के तीनों पाई बॉन्ड टूटते हैं, और तीनों पाई बॉन्ड टूट के नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। राइट, तो साइक्लिक ट्राइमराइजेशन यहाँ पे हो जाता है, किससे? एसिटिलीन से। इसका नाम है एसिटिलीन। ठीक है, और इसकी के अलावा अब यहाँ पे अगर मान लो बेंजीन पे मुझे एल्काइल ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल हैलाइड के साथ लुईस एसिड लोगे तो यहाँ पे हमारे पास R+ बन जाएगा, और R+ बेंजीन पे जुड़ जाएगा। लेकिन यहीं पे रिंग अगर स्ट्रांगली या मॉडरेटली डीएक्टिवेटेड है, वहां पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन सच केसेस। यहीं पे सेम विद असाइलेशन। असाइलेशन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे RC डबल बॉन्ड OCl, और साथ में यूज करेंगे AlCl3। ठीक है, यहीं पे हम एनहाइड्राइड का यूज भी कर सकते हैं, हम एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर सकते हैं। यहीं पे अगर मुझे NO2 लगाना है, तो यहाँ पे नाइट्रेशन की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, तो ये डीएक्टिवेटेड रिंग्स में भी हो जाती है। नाइट्रेशन के नॉर्मली मिक्स्ड एसिड यूज करते हैं, जैसे HNO3 के साथ HClO4 या H2SO4 को मिक्स कर दिया जाता है। सिर्फ HNO3 लोगे तो भी ये रिएक्शन हो जाती है। अब यहाँ पे जो सबसे कॉमन रिएक्शन आज के टाइम में है वो है डाइजोनियम सॉल्ट। और जब NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते हैं, देखो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए SN और HCl का यूज करते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। फिर NH2 को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही फेमस रिएजेंट है जो है सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 प्लस HCl या H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली NaNO2 प्लस HCl का यूज होता है, जिससे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, जो आता ही क्यों है, जाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मुझे N2 को हटाना है, उसकी जगह फ्लोरीन लगाना है, तो यहाँ पे मैं HbF4 का यूज कर सकता हूँ, फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाए, है ना, जैसे कि इसमें मैं सैंडमेयर या गेटरमैन रिएक्शन का यूज कर सकता हूँ, सैंडमेयर या गेटरमैन रिएक्शन का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं OH लगाना चाहता हूं तो यहाँ पे वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं सिंपली यहाँ बेंजीन रह जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो यहाँ मैं H3PO2 का यूज कर सकता हूं या इथेनॉल का यूज कर सकता हूं, दोनों में से कोई भी मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, और जब इथेनॉल का यूज करूंगा तो यहाँ पे इथेनॉल जो है ना वो ऑक्सीडाइज होकर इथेनॉल बन जाएगा। इससे रिलेटेड रिएक्शन 2025 में भी रिसेंटली आया था।
और ये जो रिएक्शंस है इनको रिवीजन करते करते आप साथ में क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी को रख सकते हो। एनसीईआरटी को साथ साथ रखोगे तो आपको और भी मजा आएगा। अब यहीं पे जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी कपलिंग जो होती है वो बड़ी कॉमन है, कपलिंग रिएक्शंस बड़ी कॉमन है। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको एनिलीन पे कपलिंग करना है। एनिलीन पे आप क्या ही करोगे, एनिलीन पे डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराओगे तो एनिलीन की पैरा पोजीशन से ये कपलिंग हो जाएगी, ये डाई बन जाएगी। ये जो डाई बन जाती है एनिलीन से, इसका कलर होता है येलो। यहीं पे फिनॉल अगर हमारे सामने आ जाता है तो भी पैरा पोजीशन से कपलिंग होती है। बस फिनॉल के केस में जो कलर आता है वो कैसा आता है, सोचिए सभी, ऑरेंज कलर आता है। और यहीं पे अगर हमारे पास बीटा नेफ्थॉल आ जाए, यहीं पे अगर हमारे पास बीटा नेफ्थॉल आ जाए तो ये जो पोजीशन है अल्फा पोजीशन, यहां पे कपलिंग होता है बेटा। और इसका कलर कैसा आता है बीटा नेफ्थॉल का, रेड कलर आता है। बीटा नेफ्थॉल का कैसा कलर आता है, रेड कलर आता है। ठीक है, तो भाई देखो ये जो पर्टिकुलर सेशन था, इस सेशन में हमने बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। जो मेजर रिएक्शंस थी सारी एनसीईआरटी बेस्ड, उनको हमने रिवाइज किया। और होपिंग दैट ये सेशन आपको बहुत मजेदार लगा होगा। कैसा रहा ये सेशन आपके लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।